नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आगरा यूनिवर्सिटी के एलएलबी फर्स्ट ईयर और बीएलएलबी थर्ड ईयर के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के आज हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले, जो कि हर साल क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बिकेम ऑपरेटिव फ्रॉम द डेट ऑफ। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 कब लागू हुआ था? भारतीय संविदा अधिनियम 1872, इसका आंसर हो जाएगा सी, द 1 सितंबर 1872। 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था, क्योंकि जब आप सेक्शन नंबर 1 देखोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसके अंदर लिखा हुआ है द फर्स्ट डेट ऑफ सितंबर 1872। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द इंटरप्रिटेशन क्लॉज ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हैज़ बिन प्रोवाइडेड इन। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का निर्वचन खंड निम्न में से उपबंधित है। निर्वचन खंड मतलब इंटरप्रिटेशन क्लॉज जो है सेक्शन 2 में है। क्या है? सेक्शन 2 में। बी इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन 2, जो डेफिनेशन की बात करता है इन सब की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। यहाँ पे पहला है, प्रोपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो प्रोमिस बन जाता है, ये सही है। प्रस्ताव को स्वीकृति कर दी जाती है तो वचन बन जाता है, ये सही है। प्रोमिस और कंसीडर दोनों मिल जाते हैं तो एग्रीमेंट बन जाता है, ये सही है। एग्रीमेंट एंड एनफोर्सेबिलिटी ये दोनों मिल जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। नेक्स्ट है, प्रपोजल एंड कंसिडरेशन दोनों मिल जाते हैं तो एक्नॉलेज बन जाती है, गलत है। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी है। इसने बोला कि गलत युग्म का प्रयोग करें। ठीक है, जो गलत है उसको हमने देखा है। यहाँ पे तीनों सही है, ये याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी आगे क्वेश्चन करेंगे, इसमें ये सब से ही आपको बिल्कुल ही निकलने वाले 2 से 3 क्वेश्चन। देखो, प्रपोजल, भाई ए ने बी को प्रपोजल किया कि मतलब कि प्रस्ताव दिया कि मैं अपनी साइकिल बेचूंगा। ठीक है, ए ने बी को बोला मैं साइकिल बेचूंगा, तो बी ने बोला हाँ मैं खरीद लूंगा, तो बी ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो प्रॉमिस बन गया। तो कंसिडरेशन मतलब होता है बी ने उसके बदले में क्या दिया, भाई ए साइकिल बेचेगा तो बी क्या दे रहा उसको, बी उसको दे रहा है पैसा दे रहा, कंसिडरेशन दे रहा। तो ये क्या हो गया, अग्रीमेंट बन गया। क्या बन गया? अग्रीमेंट। और अग्रीमेंट जो होता है वो एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ होता है, मतलब एक तो लॉफुल होता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो ये क्या है, ये बिल्कुल सही है। आपने तीनों ये याद कर लेना अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है, देखो यही क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम। प्रस्तावना प्रतिग्रहित हो जाती है। ठीक है, भाई प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया तो प्रोमिस बन जाता है, ये इसका आंसर हो जाएगा, वचन बन जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रोमिस। वचन के तत्वों की संख्या। देखो वचन के 2 तत्व होते हैं, 2 संख्या होती है। कैसे? भाई ए ने बी को बोला कि मैं अपनी साइकिल बेचूंगा, तो ए ने प्रोमिस किया। ठीक है, ए ने प्रोमिस किया, बी बोलता है कि मैं आपको क्या दूंगा, पैसा दूंगा, तो बी ने भी प्रोमिस किया, तो यहाँ पे 2 प्रोमिस बन गए। कितने बन गए? 2 प्रोमिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तो 2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अग्रीमेंट ऑफ एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। देखो अग्रीमेंट और एनफोर्सिबिलिटी ये दोनों मिल जाते हैं बाय लॉ, तो ये क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा, डी इसका। ठीक है, विधि द्वारा परिवर्तनीय करार जो होता है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, संविदा बोलते हैं उसको। डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोपोजेस बाय लेटर टू सेल अ हाउस टू बी एट प्राइस। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन। देखो इसमें बोला कि का अमुक कीमत पर ख को ग्रह बेचने के लिए पत्र की प्रस्तावना करता है। प्रस्तावना की सूचना तब संपूर्ण हो जाती है जब। ठीक है, भाई ए ने क्या करा, ए ने प्रपोजल भेजा बी को, किससे? बाय लेटर। जब तक बी के पास लेटर नहीं पहुंचेगा तब तक एक्सेप्ट माना ही नहीं जाएगा उसको। तो यहाँ पे आंसर इसका डी है, बी रिसीव्स द लेटर। ख को पत्र प्राप्त होता है तभी उसकी संसूचना संपूर्ण मानी जाएगी। ठीक है, जब भी उसकी संपूर्ण मानी जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड इन सेक्शन 4 द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। संविदा अधिनियम की धारा 4 में किसका उपबंध नहीं है? धारा 4 में जो है किसका नहीं है? देखो धारा 4 में ए है कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, बी है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है, सी है कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन, मतलब कि प्रस्तावना की संसूचना है, प्रतिग्रहण की संसूचना है, प्रतिसंहरण की संसूचना है। ठीक है, तीनों है, मगर डी इसका आंसर हो जाएगा, मतलब कि ये नहीं है। सेक्शन नंबर 4 आप देखोगे तो उसमें नहीं है ये, रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, बाकी तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैनर ऑफ रेवोकेशन
ऑफ अ प्रपोजल हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। प्रस्तावना के प्रतिसंहरण का तरीका भारतीय संविधान अधिनियम 1872 में दिया गया है। कौन से सेक्शन में दिया गया है? ठीक है, मैनर ऑफ रेवोकेशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन नंबर 5B हो जाएगा। ओके, सेक्शन नंबर धारा 5 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड बाय प्रपोजर। ठीक है भाई, ए ने बी को बोला भाई मैं साइकिल बेच रहा हूँ, ठीक है, तो तुम बी क्या बोलता है, हाँ मैं शाम को 5 बजे तक बता दूंगा। अगर वो नहीं बताता है तो वो क्या हो जाएगा? वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिवोक हो जाएगा, वो प्रस्ताव को वापस लिया जाएगा। फिर ए क्या है? ए दूसरे को बेच सकता है, सी को बेच सकता है। ठीक है, ए बोलेगा बी से कि भाई मैं साइकिल बेच रहा हूँ, 5 बजे से पहले बता दो, टाइम नहीं। तो इस तरीके से तो कैसे प्रस्ताव वापस कर लिया जाता है? कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस, प्रस्ताव द्वारा एक दूसरे को नोटिस देकर इससे भी वापस कर लिया जाएगा। बाय लैप्स ऑफ टाइम, देखो टाइम, अगर टाइम के अंदर समय सीमा समाप्त हो जाती है तो इसमें भी जो है प्रस्ताव को वापस कर लिया जाता है। नेक्स्ट है फेलर ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल कंडीशन। कोई भी कंडीशन होती है, ठीक है, कोई भी शर्त होती है, अगर वो शर्त पूर्ण न हो उससे भी प्रस्ताव को वापस कर लिया जाता है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा ऑल। ये सभी जो है प्रस्ताव वापस करने के लिए माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नेसेसरी फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संविदा के लिए आवश्यक है? देखो, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमें जो है सेक्शन नंबर जो है 10 पढ़ना पड़ता है। हमें सेक्शन नंबर 10 में सब कुछ क्लियर ही लिखा हुआ है बिल्कुल अच्छे तरीके से कि एग्रीमेंट किस तरीके से जो है, कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से बनता है। देखो उसमें लिखा है कि भाई फ्री कंसेंट, स्वतंत्र सम्मति होनी चाहिए। कोई ए है, ए बी को साइकिल बेच रहा है, कोई दबाव नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, पर एक तरह फ्री कंसेंट होना चाहिए। बी लॉफुल कंसिडरेशन, मतलब कि ए साइकिल बेच रहा है तो उसके बदले में क्या मिल रहा है? उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, विधिपूर्ण प्रतिफल मिलना चाहिए। सी कॉम्पिटेंट पार्टीज, एक तरह सक्षम पक्षकार होना चाहिए, वो पागल नहीं होना चाहिए, वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, एक सब कॉम्पिटेंट पार्टीज होना चाहिए। तो ये सभी जो है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए होने चाहिए। तो फ्री कंसेंट जो आप सेक्शन 10 के अंदर ये बताया गया, सेक्शन 10 फ्री कंसेंट जो होता है, सेक्शन 13, 14, ठीक है, लॉफुल कंसिडरेशन सेक्शन 23 में बताया गया लॉ कंसिडरेशन के बारे में। लॉफुल कंपिटेंट पार्टी कौन होते हैं? सेक्शन 11 में बताया गया। ओके, तो ये सब हो चुका है, ये सभी होना चाहिए। डी इसका आंसर। नेक्स्ट है, अ कॉन्ट्रैक्ट विद और बाय अ माइनर इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी माइनर अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है, कोई अवैश्यक द्वारा संविदा होती है तो वो शून्य मानी जाएगी। बी इसका आंसर हो जाएगा, उसको वॉइड मान लिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ मेजोरिटी फॉर कॉन्ट्रैक्ट। संविदा के लिए वयस्कता की आयु क्या है? वयस्कता की आयु 18 वर्ष, कितनी? 18। ठीक है, एज ऑफ मेजोरिटी एक्ट के अंदर है, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड कंसेंसस एड आइडम मीन्स का क्या है अर्थ है? एक ही बात पर एक ही अर्थ में मैतक्य का क्या अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा सी, टू एग्री ऑन सेम थिंग इन द सेम सेंस। एक ही वस्तु के लिए एक ही अर्थ में करार होना चाहिए। मतलब कि ए बी को बोलता है मैं अपनी साइकिल बेच रहा हूँ, बी बोलता है ठीक है, मगर ए ने कंप्लीट नहीं बताया कि मैं कौन सी साइकिल बेचूंगा। ए के पास तो 5 साइकिल है। तो इस तरीके से दो अच्छे तरीके से एग्रीमेंट होना चाहिए। तो ये सेक्शन नंबर 13 में बताया गया है। ठीक है, तो ये वाली मैक्सिम है वो बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड्स डेफिनेशन ऑफ फ्री कंसेंट। भारतीय संविधान अधिनियम की किस धारा में स्वतंत्र सहमति की परिभाषा दी गई है? स्वतंत्र सहमति की परिभाषा धारा 14 में दी गई है, 14 में दी गई है। ओके, धारा 14 में दी गई है। नेक्स्ट है, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। स्वतंत्र सम्मति स्वतंत्र तब तक कही जाती है जब तक वह निम्नलिखित से कारित ना हो। जब आप सेक्शन 14 पढ़ोगे तो 14 में बताया गया है कि फ्री कंसेंट जब होती है जब ये सब नहीं होनी चाहिए, कोर्सन परपीड़न नहीं होना चाहिए, अनडू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होने चाहिए जिसमें कि कोर्सन, ठीक है, परपीड़न मतलब कि एक ऊपर दबाव डाल के बोला गया है कि भाई तुम साइकिल बेचो। ठीक है, बी अनडू इन्फ्लुएंस जिसमें कि आपको किसी को बहका के वो चीज़ ली जा रही है तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। सी फ्रॉड, किसी के साथ फ्रॉड नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए
तभी स्वतंत्र फ्री कंसेंट माना जाएगा। ओके, तो फ्री कंसेंट में जैसे कोर्सन जो है सेक्शन 15 में बताया गया है, और अनड्यू इन्फ्लुएंस असम्यक असर ये जो है सेक्शन 16 में बताया गया है, और फ्रॉड को सेक्शन 17 में बताया गया है। ओके, और फ्री कंसेंट जो है सेक्शन 14 में। सेक्शन 14 के अंदर ही 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोर्सन इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन। परपीड़न को कौन से सेक्शन में बताया गया है? धारा 15 में। ओके, सेक्शन 15 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्रीमेंट बाय फ्रॉड। ठीक है, एन एग्रीमेंट बाय फ्रॉड जो कपट के द्वारा करार किया जाता है वो क्या होता है? वॉइडेबल। क्या होता है? वॉइडेबल। देखो जब सेक्शन 14 आप देखोगे तो उसके अंदर जो है 15, 16, 17, 18 जो ये सब है 15, 16, 17, 18 सेक्शन है, ये वॉइडेबल माने जाते हैं। वॉइडेबल। और मिस्टेक वाले जो भी सेक्शन होते हैं 20, 21, 22 वो माने जाते हैं आपके वॉइड। क्या माने जाएंगे? वॉइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्रीमेंट मेड बाय मिस्टेक। जो एग्रीमेंट होते हैं भूल से जो मिस्टेक किए जाते हैं वे वॉइड माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? वॉइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूडम पैक्टम से क्या तात्पर्य है? न्यूडम पैक्टम का मतलब होता है विदाउट कंसिडरेशन, बिना प्रतिफल के। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। किसी तथ्य को सक्रिय रूप से छिपाना, किसी को छिपाना उसको बोलते हैं फ्रॉड। क्या बोलेंगे? फ्रॉड। सेक्शन जो है आपका आप देख लेना सेक्शन 17 फ्रॉड का है, उसमें दिखोगे अंदर पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि किसी चीज़ को छुपाना फ्रॉड माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एन एग्रीमेंट ऑब्टेन बाय कोर्सन। कोर्सन परपीड़न के द्वारा जो भी करार किया जाता है वो वॉइडेबल माना जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा वॉइडेबल। ओके, सेक्शन 15, 16, 17, 18 ये वॉइडेबल है, और सेक्शन 20, 21, 22 मिस्टेक वाले जो भी सेक्शन है वे जो है वॉइड माने जाएंगे। नेक्स्ट है व्हेन द कंसेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट इज कोस्ड बाय कोर्सन द कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 19। जो संविदा के लिए सहमति उत्पीड़न द्वारा प्राप्त की गई है तो संविदा 19 के अंदर क्या माना जाएगा? इसके अंदर जब आप सेक्शन नंबर 19 देखोगे, सेक्शन नंबर 19 देखोगे इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, वॉइडेबल। क्या है? वॉइडेबल। ओके, क्योंकि परपीड़न आ चुका है इसके अंदर, परपीड़न तो वॉइडेबल माना जाएगा। नेक्स्ट है अ गुरु स्पिरिचुअल एडवाइजर इंड्यूस्ड द चेला, ठीक है, टू गिफ्ट हिम होल ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू सिक्योर बेनिफिट ऑफ हिज सोल इन द हेवन। ठीक है, इसमें क्या बताया कि एक गुरु है वो अपने चेले भक्त को बोलता है कि स्वर्ग में अपनी आत्मा के लाभ के लिए आप अपनी समस्त संपत्ति को दान में दे दे। तो इसका दुष्प्रेरण किया गया है, तो ये जो दान जो दिया गया है ये क्या माना जाएगा? ये दान माना जाएगा वॉइडेबल। क्या माना जाएगा? वॉइडेबल माना जाएगा। तो ये भी अनड्यू इन्फ्लुएंस का माना जाता है। ओके, ठीक है, तो इसको हम मानेंगे वॉइडेबल, अनड्यू इन्फ्लुएंस आएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्रीमेंट मेड बाय मिस्टेक। भूल से किया गया करार, पर दोबारा वही मिस्टेक से जो भी करार किया जाएगा वो वॉइड माना जाएगा। मिस्टेक से जो भी होते हैं वही वॉइड माने जाएंगे। आगे है नॉन एस्ट फैक्टम मीन्स अ डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड। नास्ती तथ्य का अभिभावक का क्या तात्पर्य है? इसका आंसर क्या होगा? ये जो मैक्सिम है इसका आंसर होता है आपका बी हो जाएगा, इन इग्नोरेंस। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेचर ऑफ एन एग्रीमेंट मेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 20 कॉन्ट्रैक्ट। भारतीय संविधान के अधिनियम की धारा 20 के अंदर किए गए करार की प्रकृति क्या है? धारा 20 क्या है? धारा 20 जो है वो वॉइड मानी जाएगी। वॉइड का मतलब मिस्टेक है। जब आप धारा 20 को देखेंगे वो मिस्टेक की बात कर रहा है तो वॉइड है। क्या है? वॉइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पारी डेलिक्टो मीन्स। समदोष का क्या तात्पर्य है? इन पारी डेलिक्टो इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका आंसर है इन केस ऑफ इक्वल फॉल्ट ऑफ गिल्ट। मामले में समान दोष या त्रुटि होना, मतलब दोनों पार्टियों का जो है सेम दोष है। ठीक है, ये माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इफ। संविदा शून्य है यदि। संविदा कब शून्य मानी जाएगी? संविदा शून्य मानी जाएगी। इसका आंसर है इट्स कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। जब इसका कंसिडरेशन अनलॉफुल होता है। ठीक है, सेक्शन नंबर 23 देखना, जब इसका उसका प्रतिफल विधि विरुद्ध होता है तब संविदा कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड मानी जाएगी। नेक्स्ट है एन एग्रीमेंट टू रिमेन अनमैरिड इज
कुंवारा रहने के लिए किया गया एक करार, किसी ने कर अग्रीमेंट बना दिया कि भाई मैं लाइफ टाइम कुंवारा रहूँगा, तो ये क्या है, ये जो होते हैं ये आपको हो जाएगा आपका शून्य, क्या माना जाएगा, शून्य। ठीक है, शून्य एग्रीमेंट, जो वॉइड एग्रीमेंट जब आप पढ़ोगे उसके अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है आपको साथ में आपको बेर एक्ट भी पढ़नी पड़ेगी, आपको सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व नहीं करना है, बेर एक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे, जिससे कि बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। वॉइड एग्रीमेंट जो है सेक्शन 24 से लेकर 30 तक है। ठीक है, तो यही चीज़ बताई गई इसमें भी। तो सेक्शन 24 से लेकर 30 तक जो वॉइड एग्रीमेंट की बात करा, जैसे सेक्शन 27 आ गया, आग बंद करके क्या बोल दो भाई, वॉइड है, क्या है, वॉइड माना जाएगा। ठीक है, तो यही है इसके एमसीक्यू सोल्व मैंने किया है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें। ठीक है, आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।